नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं 26 जनवरी इस दिन के महत्व को। 26 जनवरी 1950 इसी दिन भारत का संविधान एनफोर्स किया गया, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट तो पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को ही किया गया। आखिर एनफोर्समेंट के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब भारत के हर हिस्से से स्वराज की मांग उठ रही थी, भारत को आजाद करने की मांग। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ, उसी के कारण उसके विरोध में हम भारत में स्वदेशी मूवमेंट होता हुआ देखते हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया था, और वो नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज्य, अपना राज्य, अपना राज, सेल्फ रूल। स्वराज की मांग तो शुरू हो गई थी, लेकिन इसका मायना क्या है? कैसा दिखेगा आजाद भारत? कैसा होगा स्वराज भारत? इसकी कल्पना अभी बहुत दूर थी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि बहुत सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके भी नेता जब आजाद भारत की कल्पना करते थे और जब स्वराज की बातें करते थे, तो स्वराज सिर्फ डोमिनियन स्टेटस तक सीमित था। डोमिनियन स्टेटस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब था कि भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो इंडियनाइज कर दिया जाएगा। आपको भारत पर हर लेवल पर उसकी गवर्नमेंट में भी भारतीय ही नजर आएंगे, लेकिन इंडिया का हेड ब्रिटिश क्राउन ही होगा। यही है डोमिनियन स्टेटस। बल्कि लोकमान्य तिलक ने जब स्वराज की मांग की थी, तो वहां भी स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस ही था। हेड ऑफ स्टेट जो इलेक्टेड नहीं बल्कि नॉमिनेटेड था। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन के राजा रानी ही भारत के हेड होंगे। लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस की मांग जो है, इसे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। कैसे यहां पर कुछ ऐसे नेता आए जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर एक सोवरियन भारत की मांग रखी। कौन से वो विचार थे जिससे ये नए यूथ एक तरह से इंस्पायर होने लगा? वो विचार है सोशलिज्म का। आपको भारत में कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नजर आती है। भारत की आजादी की लड़ाई में भी आप उसे देख सकते हैं। हम देखते हैं कि इसी कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी थे जो लेफ्ट विंग के नेता कहलाते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, जो आजाद भारत की कल्पना कर रहे थे, लेकिन उसमें सोशलिज्म जो विचार है, वो भी बहुत हद तक उन्हें प्रभावित कर रहा था। और वहीं से एक आइडिया डेवलप हुआ, स्वराज का नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज का, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो यूथ था, ये जो यंग लीडर्स थे, क्योंकि ये सोशलिस्ट विचारों की तरफ इंक्लाइंड थे और इनके हर एक्शन में वो आइडियाज बहुत क्लियरली नजर आते थे, इसी वजह से कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्र दराज नेताओं को भी लगा कि इस यूथ के साथ चलना अब हमारे लिए जरूरी हो गया है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो गांधी जी, जिन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें यंग जनरेशन के लीडर्स के साथ अलाइंड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कब होती है ये सारी चीजें? 1920s के अंत में। आइए देखते हैं कैसे। 1928 का कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, ये वही सेशन था जिसमें यंग जनरेशन के लीडर्स यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज के विचार को सामने रखा। वहीं उम्र दराज एक्सपीरियंस लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी,
इस पूर्ण स्वराज के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो अब भी डोमिनेंट स्टेटस को ही फेवर कर रहे थे। लेकिन यंग जनरेशन के जो नेता थे, उनके इंक्लाइनेशन को देखते हुए, उनके ब्रॉड विचारों को समझते हुए यहाँ पर एक सुलह की गई। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कुछ विचार विमर्श हुआ और फिर ये तय किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश क्राउन को 2 साल दिए जाएंगे। अगर 2 साल के भीतर भीतर ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद करने के लिए तैयार हैं तो भारत डोमिनेंट स्टेटस को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग को सामने रखेगा। लेकिन यंग जनरेशन के लीडर्स जो थे, उनके प्रेशर के कारण इस 2 साल की अवधि को 1 साल कर दिया गया। यानी अब 1929 तक अगर भारत आज़ाद नहीं हुआ तो डोमिनेंट स्टेटस की मांग को छोड़कर भारत के लीडर्स मांग करेंगे पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जिसका मतलब होगा कि भारत एक सोवरियन नेशन बनेगा जिसमें किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी मामले में, बल्कि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट भी नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड होगा। और जैसे कि आप आज के समय में देख भी सकते हैं, भारत का प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इलेक्टेड है। वो कोई राजा नहीं, वो कोई क्राउन नहीं है। यही तो है गणतंत्र, यही तो है रिपब्लिक। लेकिन क्या 1 साल के भीतर भीतर भारत को आजाद कर दिया गया? 1928 से 1929 दिसंबर तक का जो समय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस बीच गांधी जी भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करने लगे। इसी बीच बहुत सारे पॉलिटिकल नेता अरेस्ट भी हुए। इवन भारत के वाइसरॉय अरविंद के द्वारा यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट भी किया गया ताकि साइमन कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की जा सके। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इन मीटिंग्स को रिजेक्ट किया गया। 1 साल बीत गया, ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका है और अब बारी आती है 1929 के लाहौर सेशन की। इस सेशन को प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसी सेशन में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया पूर्ण स्वराज का। यानी अब से लेकर भारत की आजादी तक आप यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग पर ही कांग्रेस को अड़े हुए देखेंगे। भारत अब डोमिनेंट स्टेटस के साथ नहीं है, अब वो पूर्ण स्वराज के साथ ही चलेगा। इस लाहौर सेशन में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इसी लाहौर सेशन में यह भी तय किया गया कि भारत 26 जनवरी 1930 को आज़ाद होगा, यानी कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। ये एक प्रकार का अल्टीमेटम था जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को दिया गया था कि अगर 26 जनवरी 1930 को भारत आज़ाद नहीं हुआ तो भारत अपनी आज़ादी को स्नैच करेगा, यानी कि छीनेगा। 26 जनवरी 1930। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर झंडा भी फहराया गया, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच। ये तैयारी थी भारत की आज़ादी की। पर अफसोस 26 जनवरी 1930 आई ज़रूर, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं देखने को मिला। 27 भी आई, 28, 29, 30। अब यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो अपनी 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं, जिसकी कंडीशन ये थी कि अगर इन 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो गांधी जी लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि दांडी मार्च के साथ शुरू भी हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 भारत की आज़ादी का दिन तय किया गया था और लगभग 17 सालों तक, यानी कि 1930 से 1947 तक ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता रहा, याद किया जाता रहा। पर आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इस 26 जनवरी इस डेट का एक अपना महत्व था।
इसीलिए इसे चुना गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के लिए और तभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में 1950 में पहली बार बनाया गया। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे भारत का ऐसा संविधान है। जी हां, 26 जनवरी मनाया जाता है एक भावना के रूप में। संविधान अपने पूरे ही रूप में लागू होने वाला है 26 जनवरी 1950 में। पर यह दिन सिर्फ एक दिन या दिवस नहीं है, यह एक जश्न है। जश्न उस बात का कि हमने बेड़ियां तोड़ दी हैं। 26 जनवरी 1950 की अगर बात की जाए तो इस बात का प्रमाण है कि हर उस कानून को, हर उस लॉ को जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लगाया गया होगा, हमने पूरी तरह से हर एक जंजीर तोड़ दी थी। और निकल के आता है फिर हमारा खूबसूरत भारत और इसका एक खूबसूरत, बेहद खूबसूरत संविधान। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियम्बल जो हम लोग पढ़ते हैं संविधान की, वो भी इसी दिन निकल के आती है। लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution 26 नवंबर 1949, 1949। हम इस संविधान के कुछ आर्टिकल्स को लागू कर देते हैं, पर 26 जनवरी 1950 है जो पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हो जाएगा और हर उस पुराने लॉ को, कानून को हम छोड़ देंगे। 1949 में हमने, चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला था कि अब हमें कुछ तो इसको लागू कर लेना होगा, तो कुछ आर्टिकल्स उसी दिन लागू हो चुके थे, परंतु पूरा संविधान अगर आप देखेंगे तो 1950 में ही आने वाला है। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक, ये वर्ड तो आप बहुत सुनते होंगे। आखिर ये रिपब्लिक है क्या? ये रिपब्लिक निकल के आता है एक लैटिन फ्रेज से जिसको कहा जाता है रेस पब्लिका, मतलब लोगों का, द पब्लिक थिंग। इट इज समथिंग ऑफ द पब्लिक एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड टुडे दैट डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक have been used interchangeably also in some places, और ये अलग भी होते हैं। हालांकि आप एक बात इसमें समझना चाहें कि जब हम रिपब्लिक अपने आप को घोषित कर चुके हैं तो इसका साफ मतलब है कि हमने अपने सारे उन ऑफिसेस को, अपने सारे उन पोस्ट को जो किसी जमाने में कोई एक परिवार या कुछ लोग सिर्फ हासिल कर सकते थे या उसके ऊपर बैठ सकते थे, हमने इन सारे ऑफिसेस को इस पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिया है। और रिपब्लिक का यह भी अर्थ है कि हम इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ताकि वो एक लॉ बना सके और इस लॉ को एनफोर्स कराने के लिए कुछ और क्षमता भी रख सके। रिपब्लिक इज द गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। रिपब्लिक का यह भी मतलब होता है कि आप इस हर मुद्दे को जो इस देश के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप अपने लोगों के बीच में खोल सके और वहां पे डिस्कशन हो सके। तो साफ कहना है कि कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं होगा, कोई एक इंसान सिर्फ बैठ के डिसीजन नहीं लेगा। अगर डिसीजन होगा तो ओपन होगा सबके बीच में, अगर बातें निकल के आएंगी तो सबको मान्य होनी चाहिए। हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भेद था कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का एसेंस तो बराबर है। रिपब्लिक के निहित ही डेमोक्रेसी भी है, तो हम क्यों दो दो टर्म यूज करते हैं, क्यों ना एक ही कर लिया जाए। पर बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू साहब का यह मानना था कि देयर आर सम मे बी रिपब्लिक विच कैन बी अनडेमोक्रेटिक,
कैसे समझिएगा, डेमोक्रेसी का अर्थ है आवाज से। डेमोक्रेसी का अर्थ है कि आप तक और आपकी इतनी आवाज हो जो आप पहुंचा सके दूसरों तक। आपका जो कहना हो वो दूसरे सुने, भले माने ना माने अलग बात है, पर आपकी कम से कम आवाज रखी जाए। ये डेमोक्रेसी का मतलब है। तो कई बार क्या हो सकता था कि रिपब्लिक तो बन जाएगा, यू हैव थ्रोन ओपन द ऑफिसेस टू सम ऑल द पीपल, तो रिपब्लिक तो आप बन गए, पर अगर डिस्कशन नहीं हो रहा, अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो ऐसा भी संभव हो सकता था। इस बात का भय था कि देयर आर अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स दैट आर कंसीवेबल। इसीलिए अपने आप को सतर्क रखने के लिए, अपने आप को, और सिर्फ अपने आप को नहीं, इस पूरे भारतवर्ष को आगे तक के लिए तैयार रखने के लिए हमने बोला डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक भी होना चाहिए। इसका साफ मतलब है कि रिपब्लिक का विद द पोस्ट्स, द टर्म्स विद द पोस्ट, और डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि लोगों की आवाज होगी। वो हो सकता है कोई भी फॉर्म चुनेंगे, पर वो बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और जहां डिस्कशन होगा वहीं डेमोक्रेसी है। और पोस्ट हो सकता है अब आप सबके लिए खोल चुके हो। इसका एक और अर्थ भी होता है। रिपब्लिक का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप बैठ के आराम से मनाएं कि कोई और देश को चला रहा होगा। रिपब्लिक का यह भी मतलब है कि हम सब भारतवासी एक विजिलेंट वॉचडॉग की तरह काम करें। हम भारत के वासी होने के साथ साथ हमें यह भी दायित्व है कि हम अपने संविधान के पूरे रूप को और स्वरूप को पहचानें, और जो हमारा संविधान हमसे चाहता है हम उसको फॉलो कर सकें। जब जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी बोला जाता है तो सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं है, वो बोला जाता है कि हम उसको फील कर सके कि इक्वालिटी हो, आर्टिकल 14 लागू हो अच्छे तरीके से, और सिर्फ स्पिरिट बोलने का नहीं होना चाहिए, लागू करने का भी होना चाहिए। अगर लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी दीजिए, पर इतनी भी ना हो कि आप दूसरे के लिबर्टी के तहत उसको कुछ परेशान कर दें। फ्रीडम की बात की जाए तो फ्रीडम हो, पर फ्रीडम उस लिमिट तक हो कि आप दूसरे की फ्रीडम कर्ब ना करते हो। और फ्रैटर्निटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष जो एंशिएंट टाइम से आप देखते आ रहे हैं, हमारे हर समय में हमने एक चीज तो सीखी है कि जो भी धर्म या कोई भी चीजें ऐसी हमारे यहां आती हैं, हम सबको कोशिश कर सकते हैं समाहित करने का। इतना बेहतरीन हमारा ढांचा है, और यहां पे जिम्मेदारी सिटीजन्स की है। रिपब्लिक का अर्थ बस इतना नहीं है कि आप परेड को देख के बस खुश होते रहे। इसका यह भी मतलब है कि उस परेड को अपने जिंदगी में उतारिए, उस परेड को अपने दिल में उतारिए। वहां जितने वेपन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उसका मतलब समझिए कि उसका नाम अग्नि, पृथ्वी आपके दिल में हो, और आप फिर अपने साथ साथ लोगों को लेकर चले। यह रिपब्लिक का मतलब है। और आप विजिलेंट हो, आप समझ सकते हैं कि आसपास अगर गलत हो रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अगर सरकार गलत कर रही है तो आप वॉच डॉग हैं, आपको लगना पड़ेगा कि अगली बार ऐसी सरकार फिर ना आए, और अगर अच्छा कर रही है तो आप कोशिश करेंगे कि अगली बार भी वो आते रहे। सो दिस रिपब्लिक हैज टू मीन दैट you have to bring discussions, and these discussions are an essence of your democracy. रिपब्लिक ने इस डेमोक्रेसी को एक डेप्थ दिया, और कैसे डेप्थ दिया समझिएगा। डिसीजन एक का नहीं है, पोस्ट एक की होगी, डिसीजन एक का नहीं है। रिपब्लिक पोस्ट दिखा सकता है एक की है, पर डिसीजन जनहित में सबका है। और हमारे संविधान ने तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की है, which means that, and it aims to build, that means is one in which the worth of an individual is not submerged in the collective, but it is sustained by it. किसी एक का मत इस भीड़ में नहीं खो जाता, इस भीड़ ने हर एक का मत जिंदा रखा है। यह है हमारे रिपब्लिक का मतलब। 1950 एक भावना है, और 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा कि इस दिन अपने अंदर वो लौ, वो आग जला लीजिएगा कि हमें इस देश को अच्छे से अच्छा बनाते रहना है, और जो भी गलत कार्य या जो भी हम अपने आसपास देखते हो निगेटिव कार्य, उसको वही रोकने का पूरा प्रयास करें। यही हमारे लिए रिपब्लिक होगा, यही हमारे लिए डेमोक्रेसी करने का एक स्टेप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और कोशिश करिएगा कि इस लॉ को बुझने मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।